चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ टेक्निकल सेक्शन के लिए, एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो ये डिटेल देख लीजिए आप लोग। मेरा खुद का क्वेश्चन पेपर है, मैंने इसको अटेम्प्ट किया था 2018 एसएससी जेईई 2018 का एग्ज़ाम पेपर है, जो कि टेस्ट हुआ था 27 तारीख को 2019 में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से टेक्निकल क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि टेक्निकल में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल में आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं तभी 150 के आसपास पहुंच पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेक्निकल पोर्शन है। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर साल रिपीट ही होते हैं। लगभग 40 to 50% क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पे ही आधारित पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली टेक्निकल इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो टेक्निकल पोर्शन देख लेते हैं। ये है सेक्शन सी जो होगा, जनरल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 80 प्लस मार्क्स आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैं अपना स्कोर कार्ड भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा, जिसमें मैंने स्कोर किया है 80 मार्क्स टेक्निकल पोर्शन में ओनली। एंड दैट ईयर आई स्कोर्ड 147 मार्क्स इन प्री एग्जाम, बट दैट टाइम कट ऑफ वाज 149। तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो किससे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था वह केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ, किसको किस में कन्वर्ट करता है या फिर किससे डील करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो ये डील करता है हीट इनटू वर्क में कन्वर्जन करता है। इसमें क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जहाँ से हीट सप्लाई किया जाता है और सब हीट इज रिजेक्टेड टू लो टेम्परेचर सिंक, और कुछ यूजफुल वर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कहता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील। तो अब स्टील की बात आ गई तो सभी प्रकार की स्टील मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। लो कार्बन स्टील कहाँ से होता है, 0.3 तक लो कार्बन स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है 0.3 टू 0.7% कार्बन होता है। और हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, 0.7% से कितना कार्बन होता है, 1.6% तक कार्बन होता है हाई कार्बन स्टील में। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लो कार्बन स्टील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ ब्रेक हार्स पावर टू इंडिकेटेड हार्स पावर ऑफ आईसी इंजन। ये आईसी इंजन की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर वो पावर होता है जो हमें शाफ्ट पे आउटपुट की तरह आउटपुट के रूप में मिलता है, और इंडिकेटेड पावर जो है फ्यूल के बर्न होने के बाद जो पावर जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एन इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर्स। इम्पल्स टर्बाइन किस टाइप का है, टर्बाइन 3 तरह के होते हैं ना, इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन और मिक्स्ड टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन क्या है, हाई हेड लो डिस्चार्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर
रिजेक्शन टरबाइन पूछ लेता है या फिर फ्रांसिस टरबाइन पूछ लेता तो वो कौन सा है? मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन है। इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद ए डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल, अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर भी, बॉइलिंग टेम्परेचर भी, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज, मान लीजिए एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, एक फोर्स का इधर है, अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो इसको हम इन दोनों, एक F1 है एक F2 है, सेम लाइन में, तो इसको क्या कहेंगे? कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन में है। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाई, जिसमें 3 तरह की लाइनें होती हैं। एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एक होता है टोटल एनर्जी लाइन और एक होता है काइनेटिक एनर्जी लाइन। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो क्या होता है? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। इसको रट के ही जाइए, ये जरूर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू द, अब R हमें पता है, मेयर्स फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। हियर R क्या है? गैस कांस्टेंट है। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन करेक्ट ऑप्शन इज 4, गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट। ये दो स्पेसिफिक हीट कौन कौन से हैं? एक CP और एक CV। क्वेश्चन नंबर 9, considering frictional effects the isentropic fluid flow becomes frictionless। अगर हम फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं तो आइसेंट्रिक फ्लूइड फ्लो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होगा? फ्रिक्शन लॉस होगा, हीट जनरेट होगी, हीट रिजेक्ट होगी, जो कि रिकवर नहीं कर पाएंगे। आइसेंट्रोपिक क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होगा? अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम कौन सा प्रोसेस कह देंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ बना के। ये है, यहाँ पे पंप क्या कहते हैं, पंप लगा देंगे और ये इस तरीके से, फिर ये जो होगा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है। ये कहाँ पे होता है? एक्सपेंशन वाल में होता है। ये क्या होता है? इवेपोरेटर यहाँ पे होता है, यहाँ पे पंप होता है, और यहाँ पे क्या होता है? कंडेंसर, जहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है। ये किसके बारे में बात करें? एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। क्या होता है? फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन। और ये बॉयलर अलग चीज़ है, नोजल, टरबाइन, ये तीनों इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें पंप होता है, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है और एक्सपेंशन वाल्व होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। ये VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो है TS डायग्राम है, TS डायग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लिक्विड कूलिंग सिस्टम एज कम्पेयर टू द एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एन IC इंजन। ओनली टू टाइप्स के ही जो है कूलिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं IC इंजन में। पहला क्या होता है? वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे लो पावर जनरेशन होती है, लेकिन वाटर कूलिंग सिस्टम हाई पावर जनरेटिंग इंजन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा क्या होता है वाटर कूलिंग सिस्टम यूज़ करने की? यूनिफॉर्म कूलिंग हमें प्राप्त होती है। अभी एयर की हीट कैपेसिटी कम होती है तो हीट कम कैरी करेगा, तो कूलिंग इफेक्ट उसका कम होगा। लेकिन वाटर का क्या होता है? हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो हीट को ज़्यादा यूनिफॉर्मली कूलिंग करेगा।
इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम, ज़्यादा पावर जनरेटिंग इंजन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो इफ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो होगा कब? जब क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या पता है? मास इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। मास इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डी यू जीरो हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो इफ क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाएगा। नाउ इट्स यूनिट ऑफ प्रेशर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। तो ये होता है 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का यूनिट है। 1 किलो पास्कल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चारों प्रेशर के ही यूनिट हैं, बट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारे यूनिट्स आप लोग याद कर लीजिए, कोई ना कोई यूनिट एक यूनिट प्रेशर का जरूर पूछ लेता है। नो क्वेश्चन नंबर 14, ए रोटामीटर इज यूज टू मेजर। रोटामीटर किस लिए यूज़ किया था? तो रोटामीटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया था फ्लो रेट, फ्लूइड्स का फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रोटामीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस यहाँ पे होता है वीसीआरएस में ही। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व में ही थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, और इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है? एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये टीएस डायग्राम आपको मैंने वीसीआरएस का बना के दिखाया, ये होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ये कंडेंसर होता है, यहाँ पे पंप होगा, ये इवेपोरेटर होता है। तो यहाँ पे ये जो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, H1 इज इक्वल टू H2, तो एंथैल्पी रिमेन्स सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज कॉल्ड द। सबसे ज़्यादा जो हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम आईसी इंजन में यूज करते हैं वो कौन सा है? प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? हाई प्रेशर पे हम जो है लुब्रिकेशन को अप्लाई करते हैं ऑन द स्लाइडिंग पार्ट और रबिंग पार्ट्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लॉस इन पाइप। तो देखिए, ये कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे आके पाइप बेंड हो गया। समटाइम्स there are some contracting section where contraction of fluid takes place. तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस होते हैं। बेंड लॉस होते हैं, सडन एनलार्जमेंट लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है और सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे जो मेजर लॉस होता है वो फ्रिक्शन लॉस होता है। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बाकी बेंड लॉस, सडन एनलार्जमेंट ऑफ पाइप, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, ये सब लॉसेस जो है कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ्रिक्शन लॉस होता है। इसको हम कहते हैं मेजर लॉस इन पाइप फ्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑटो साइकिल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। ऑटो साइकिल का ये होता है सिमेट्रिक डायग्राम पीवी प्लॉट पे। तो ये होता है 1 2 3 4। सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज पीवी डायग्राम 1 to 2 2 to 3 3 to 4। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? V1 by V2।
Now efficiency of Otto cycle is 1 minus 1 upon RC की power gamma minus 1, where RC is compression ratio, gamma is Cp by Cv, or we call the ratio of specific heats. Now question number 19, the degree of reaction for Parsons reaction turbine. Parsons reaction turbine को किसको क्या और कहते हैं? 50% रिएक्शन टर्बाइन. डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हेड लॉस इन रोटर या फिर मूविंग ब्लेड डिवाइड बाय हेड लॉस या एनर्जी लॉस इन ईच स्टेज. यही होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन. तो डिग्री ऑफ पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है? 50% रिएक्शन टर्बाइन होता है. इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन 0.5 होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेलेक्टिंग ए टाइप ऑफ बॉयलर फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन. बॉयलर क्या होता है? एक स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है जिसमें क्या वाटर को हम फिल कर देते हैं, उसके बाद हीट सप्लाई करते हैं इसमें, जिससे कि अवेलेबल वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में. तो इसको हम किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं? फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल. किस टाइप का वाटर हमारे पास अवेलेबल है और फ्यूल कौन सा अवेलेबल है, इसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. फ्लोर एरिया अवेलेबल, मान लीजिए हमें कम स्पेस ज़रूरत है तो छोटा ही बॉयलर रिक्वायर्ड होगा. और स्टीम जनरेशन रेट अगर हमें ज़्यादा स्टीम जनरेशन रेट चाहिए तो हाई कैपेसिटी का बॉयलर सेलेक्ट करेंगे. तो कौन सा हम पॉइंट नहीं कंसीडर करते हैं? तो ये है हमारा क्लाइमेट ऑफ द रीजन. क्लाइमेट पे हमें डिपेंड नहीं करता है. क्लाइमेट को हम नहीं क्या कहते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं बॉयलर सेलेक्शन में. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ऑयल इज फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. एट अनदर सेक्शन ऑफ पाइप द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द वेलोसिटी. तो यहाँ पे सिंपल, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं. यहाँ पे क्या लगा देंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे. जब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो A1V1 क्या हो जाएगा? A2V2. हमें क्या पता है? डायमीटर D1 पता है तो यहाँ से A1 निकल जाएगा. A1V1 भी पता है और डायमीटर D2 पता है तो A2 निकल जाएगा. यहाँ से V2 हमारी वेलोसिटी जो है फाइंड आउट हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 4.5 मीटर पर सेकेंड. इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो मिल जाएगा आपको. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. देखो क्या कहता है. कहता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन. अब एसआई इंजन में पहला स्टेज कंबशन, जलने की पहला स्टेज क्या होता है? तो ये होता है इग्निशन लैग. और इग्निशन लैग टाइम क्या होता है? मान लीजिए हमने कंप्रेस कर दिया एयर फ्यूल मिक्सचर को, उसके बाद जब हमें स्पार्क जनरेट करते हैं तो ये तुरंत नहीं बर्न कर जाएगा. इसको कुछ टाइम लगेगा इस एयर फ्यूल को के बर्निंग में. तो ये टाइम बिटवीन द स्पार्क, अगर हम स्पार्क इसमें क्रिएट किए और फर्स्ट चार्ज जो है जब बर्निंग स्टार्ट हो गया, इन दोनों के बीच जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन लैग. अब ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23 में, इन ए रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम ए टर्बाइन इज ए चेंज. रैंकाइन साइकिल क्या होता है? स्टीम पावर प्लांट के नाम से भी इसको हम जानते हैं. ये भी सिंपल ऐसे ही डैम बनेगा लेकिन ये रिवर्स में काम करेगा. यहाँ पे पंप हम यूज कर देंगे, ये होगा बॉयलर. यहाँ हीट इनपुट होगा, ये हमारा टरबाइन होगा. टरबाइन क्या करता है? द वर्क आउटपुट ऑफ ए टरबाइन इज ए चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट. टरबाइन में क्या होगा? इनलेट पे H1 है, एग्जिट पे H2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा वर्क आउटपुट होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24, द हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड. हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी. तो हमें पंप, मान लीजिए पंप है, इसमें क्या हम सप्लाई करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी with the help of electrical energy को mechanical energy. Now this mechanical energy work on the fluid and fluid lifted from
low level to high level. Then mechanical energy is converted into electrical energy. So correct option is option 4, pump. Now question number 25. A closed vessel in which steam is produced from water by combustion of fuel is called. देखिए बॉयलर की बात कर रहा है. बॉयलर क्या होता है? एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें क्या होता है, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर. अब क्या हो गया, ये हमारा कोई बॉयलर हो गया, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया. अब हमने यहाँ पे ग्रेट पे जो है फ्यूल को बर्न किया, तो ये हीट को हम बॉयलर में सप्लाई करेंगे, और बॉयलर में सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, एंड आफ्टर सम टाइम दिस वाटर, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये वाटर कन्वर्ट होने लगेगा स्टीम में, और ये स्टीम जो है हम सप्लाई कर देंगे स्टीम पावर प्लांट में, और स्टीम टरबाइन जिसकी मदद से नेटवर्क आउटपुट देगा. तो कौन सा डिवाइस है? बॉयलर. बॉयलर में जो है हम स्टीम को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट फ्रॉम बर्निंग फ्यूल. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. कमर्शियल आइस प्लांट वर्क ऑन. कमर्शियल आइस प्लांट किस पे काम करता है? वेपर कंप्रेशन साइकिल पे. अब वेपर कंप्रेशन साइकिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक इवेपोरेटर होता है. इवेपोरेटर में क्या होता है? हीट एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द प्लेस वेयर वी वांट टू रिड्यूस द टेम्परेचर. तो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, वेपराइज हो जाएगा, ये इसको पंप में जाएगा, पंप के थ्रू हम इसको सप्लाई कर देंगे, इसका प्रेशर बढ़ा देंगे, और ये जाएगा कंडेंसर में. कंडेंसर में जो है हीट रिजेक्ट होगा, फिर आएगा एक्सपेंशन वाल्व में. एक्सपेंशन वाल्व में जो है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा, फिर ये आ जाएगा इवेपोरेटर में. तो किस पे काम कर रहा है? वेपर कंप्रेशन साइकिल पे काम कर रहा है. कौन सा? कमर्शियल आइस प्लांट. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर एसेसरीज. तो बॉयलर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है माउंटिंग, एक होता है एसेसरीज. तो माउंटिंग का काम क्या होता है? सेफ ऑपरेशन में मदद करता है. सेफ ऑपरेशन मतलब कि कोई दुर्घटना ना हो, बॉयलर एक्सप्लोड ना कर जाए, ओवर हीट ना कर जाए, इन सब डैमेजेस को या फिर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउंटिंग्स, जैसे प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजल प्लग. दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज्ड ऑन द बॉयलर फॉर सेफ्टी पर्पज इज कॉल्ड बॉयलर माउंटिंग. एंड एसेसरीज क्या होते हैं जी? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के काम में आते हैं. तो ये क्या हो गया? एयर प्रीहीटर हो गया, सुपर हीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एसेसरीज होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू ए शाफ्ट इज यूज्ड टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट. क्या कर रहा है? वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू ए शाफ्ट, क्या हम यूज करते हैं? बियरिंग यूज करते हैं. बियरिंग इज यूज्ड टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट. शाफ्ट को होल्ड करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बियरिंग. बियरिंग सभी लोगों को पता ही होगा बियरिंग क्या होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है? कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है ये देख लेते हैं. ये था ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2. अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो ये किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है हमारा क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन, द डेटोनेशन टेंडेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम अगर कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा रहे हैं? तो डेटोनेशन इज वेरी अनवांटेड फिनोमेना इनटू द एसआई इंजन. इसमें क्या होता है? हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होता है, पावर लॉस होता है. सो इट इज़ अनवांटेड फिनोमेना. अगर हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा रहे हैं एसआई इंजन में तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. डेटोनेशन टेंडेंसी जो है बढ़ जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.
नाउ 31, माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू विच ऑफ द कैटेगरी। माइल्ड स्टील कहाँ पे बिलोंग करता है? तो ये होता है लो कार्बन स्टील के कैटेगरी में आता है। लो कार्बन स्टील में क्या होता है? 0.3% कार्बन से कम होता है। मीडियम में क्या होता है? 0.3 टू 0.7% कार्बन होता है। और हाई कार्बन स्टील में क्या होता है? 0.7 टू 1.5% कार्बन होता है इसमें। तो इसका माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू विच ऑफ द कैटेगरी, तो ये होता है लो कार्बन स्टील। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इन द अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेशन यूज्ड। रेफ्रिजरेंट कौन सा हम यूज करते हैं अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में? तो इसमें सिंपल इक्वेशन से ही पता चल रहा है अमोनिया और वाटर। तो वाटर तो रेफ्रिजरेंट होगा नहीं, तो अमोनिया ही जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द फंक्शन ऑफ ए डैश टू मेंटेन स्पीड ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स फॉर वेरिंग लोड कंडीशन। तो इसमें क्या होगा? गवर्नर हम यूज करते हैं मेंटेन स्पीड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसे इंजन की, क्योंकि ऐसे इंजन में क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक एक ही होता है, तो एक ही स्ट्रोक में पावर जनरेट होता है, बाकी सब स्टेज में थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता है। तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? गवर्नर, जिससे कि वेरिंग स्पीड को कंट्रोल में रखा जाए। ना क्वेश्चन नंबर 34, ए टैंक इज कंटेनिंग वाटर अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, इसमें कोई वो नहीं करना है, हमें पता है P इज इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो 2 मीटर हाइट दिया होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इन ए यूनिफॉर्म फ्लो, एक यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होता है? डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी गिवन टाइम। तो ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है। अभी स्टेडी फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टीज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। और अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कह देंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा हाई प्रेशर बॉयलर है? दो टाइप के बॉयलर होते हैं, एक हाई प्रेशर बॉयलर होता है, एक लो प्रेशर बॉयलर होता है। तो लो हाई प्रेशर बॉयलर कौन होगा? वेलॉक्स बॉयलर। बाकी लंकाशायर, कॉर्निश और लोकोमोटिव बॉयलर जो हैं ये लो प्रेशर बॉयलर हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। नाउ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड एच मेजर्ड बाई ए डिफरेंशियल यू टू मैनोमीटर डिफरेंस इन एंड ऑयल फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के ही जाना, समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रट लो। एस इज इक्वल टू एक्स एस एम बाई एस नॉट -1। इसमें एस एम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड एस नॉट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से रट के ही जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, रीजनरेटिव हीटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है रैंकाइन साइकिल पे? क्या पूछ रहे हैं? रीजनरेटिव हीटिंग डैश द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर में इंक्रीज में डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। रीजनरेटिव हीटिंग से थर्मल इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या होता है? हमारा इंक्रीज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? रिमेन्स द सेम। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। करेक्ट ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द लॉ दैट स्टेट
which is the law state that the intensity of pressure at a point in a fluid at rest is the same in all direction. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्कल लॉ. पास्कल लॉ पे ही हमारा हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है. इसमें क्या होता है, क्या कह रहा है कि अगर कोई फ्लूइड है वो रेस्ट पे है तो उसमें किसी भी पॉइंट के सभी डायरेक्शन पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी. ये हमारा पास्कल लॉ कहता है. बेसिक पॉइंट क्या है, फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए. ये याद करने वाली बात कौन सी है, फ्लूइड रेस्ट पे. अगर मूविंग फ्लूइड है तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, लेकिन फ्लूइड एट रेस्ट पे है तो प्रेशर इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द केमिकल फार्मूला ऑफ R717. तो इस टाइप के अगर रेफ्रिजरेंट आपको दिया गया है 700 सीरीज में तो R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट. तो मॉलिक्यूलर वेट इसमें हम ये सब 700 तो सभी में होगा. ये जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम चेक करेंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट 17 है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, NH3. NH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 17. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इज द प्लेटफॉर्म इन ए फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न. फ्यूल जिसपे हम बर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसा प्लेस होता है जिसपे फ्यूल को हम बर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट. ये क्या कहलाता है, ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप का कौन सा कंपोनेंट इसमें से नहीं है. केसिंग, रोटेटिंग इम्पेलर एंड गाइड वेन, ये तीनों जो है हमारा क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप में पाया जाता है. चौथा ऑप्शन क्या है, ड्रॉप ट्यूब. ड्रॉप ट्यूब को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ड्रॉप ट्यूब एक ऐसा इंक्रीजिंग एरिया का एक ट्यूब है जिसको हम यूज़ करते हैं एट द एग्जिट ऑफ रिएक्शन टर्बाइन या फिर फ्रांसिस टर्बाइन के एग्जिट पे हम इसको यूज़ करते हैं ड्रॉप ट्यूब को. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्पेलर इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स डीलिंग विद वाटर कंटेनिंग स्लरी एंड सीवेज. मतलब कचरा जो होता है, स्लरी, गाढ़ा कचरा को डील करने के लिए हम कौन सा इम्पेलर यूज़ करते हैं, तो ओपन इम्पेलर. अगर हम क्लोज यूज़ करेंगे तो उसमें जैमिंग हो जाएगा क्योंकि ये गाढ़ा है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन इम्पेलर का यूज़ करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स द क्लियरेंस रेशियो इज. रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. VC बाई VS जो होता है हमारा वो क्लियरेंस रेशियो होता है. क्लियरेंस रेशियो इन द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ नोजल इज नोन एज. एक नोजल, नोजल क्या है, एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है जिसमें जो स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोट. थ्रोट कहते हैं. ये इसका कन्वर्जिंग पोर्शन है, ये लार्जर सेक्शन है, स्मॉलेस्ट सेक्शन है. तो जो स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोट. नाउ क्वेश्चन नंबर 47, ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन. जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वो किस पे काम करता है, तो ये काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो आप लोगों को देखे 3-4 क्वेश्चन VCRS पे इस 50 क्वेश्चन में ही देखने को मिल गया. तो VCRS बहुत अच्छे तरीके से उस साइकिल को, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं ये बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है. तो VCRS में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक इवेपोरेटर होता है, एक पंप होता है, एक कंडेंसर होता है और एक थ्रॉटल वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व होता है जिसमें आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है. इवेपोरेटर का काम क्या होता है, इवेपोरेटर जो है एक्सट्रैक्ट करता है हीट फ्रॉम द रीजन, उस रीजन से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है जहाँ पे हमें क्या है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना है. और पंप क्या करता है, पंप जो है सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड वेपर को जो है पंप करके हाई प्रेशर पे पहुंचाता है जिससे कि क्या होता है, कंडेंसर इनलेट तक पहुंचाता है. उसके बाद कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर हीट रिजेक्ट करता है और इसको जो है सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है. आफ्टर दैट देयर इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन अकर्ड एंड फ्लूइड रीचेज
टू इवेपोरेटर इनलेट। तो ये हो गया VCRS का डिटेल। इसको बहुत अच्छे से करना, 3-4 क्वेश्चन तो अभी है। टेक्निकल में कम से कम 80 क्वेश्चन आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों से कम 7-8 सेट जो है पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनका डेरिवेशन भी कराऊँगा, तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो गया, क्राउनिंग ऑफ पुली इज डन टू। क्राउनिंग क्या होता है, मान लीजिए एक पुली है जिसपे हम बेल्ट को चढ़ा रहे हैं। अभी बेल्ट मान लीजिए बेल्ट ऐसे नॉर्मली है तो लूज हो गया, क्या होगा, इससे फ्लो आउट हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें क्या करते हैं, इसके कॉर्नर को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्राउनिंग। क्राउनिंग से क्या होगा, स्पिल आउट, स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट को अवॉइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लाइज वेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ लाई करता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है 0 होता है, वहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज का 50 क्वेश्चन है, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो कल मैं अपलोड कर दूँगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, द पुली विच इज यूज टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट, क्योंकि पावर लार्जली डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो इसको हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेंगे, आइडलर पुली। आइडलर पुली हम यूज़ कर लेते हैं, आइडलर पुली, जिससे क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर जाता है। नाउ 50 क्वेश्चन हो गए, और बाकी 50 क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर के हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से बता देता हूँ। SSC JEE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ 140 प्लस ही रहेगा, 140 से कम नहीं होने वाला है। तो 140 से कम नहीं रहने वाला, तो आपको 80 मार्क्स कम से कम, टेक्निकल में 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। 80 मार्क्स लाने के लिए ये सारे प्रीवियस ईयर के जो 7-8 सेट मैं आप लोगों से करवाऊँगा, इसको कम से कम 8 बार 9 बार, जितनी बार हो पाए उतनी बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से रिपीट होने वाले हैं। कुछ पार्ट 1 क्वेश्चन का, टू पार्ट से दोनों को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना देगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिए। बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊँगा। मैं जो है 80 प्लस का आप लोगों का टारगेट लेके चल रहा हूँ। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया है, तीनों बार टेक्निकल पोर्शन मेरा 80 प्लस रहा है। मैंने SSC JEE मेंस 2021 का मैंने जो है मेंस लिखा है। दिस टाइम आई गॉट 144 मार्क्स इन पेपर 1। मेंस अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप लोग भी मेंस में बैठना चाह रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 140 मार्क्स लाने ही लाने हैं प्री में। इससे कम पे तो आपका नहीं होगा, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। बाकी सिविल वालों का तो कोई वो नहीं है। सिविल वालों को 110 टू 115 यही कट ऑफ रहता है, तो उनके चक्कर में मत पड़िए। अब अपना प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए इस वीडियो को वहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कल आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।